हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर है 7। इसमें हम डबल एंट्री हमने सिस्टम लास्ट टॉपिक में कवर किया था, लास्ट लेक्चर में हम उसे पूरा करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स होंगे वो सारे देखे होंगे, रिवाइज किए होंगे। उसके जो हैंडमेड नोट हैं पीडीएफ की फॉर्म में, वो आपको लीडिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस से शुरू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या, काम कैसे करता है। तो आज हम करेंगे उसकी एडवांटेजेस, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम कैसे है कि जो भी हम डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ हम जो डबल एंट्री करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वो जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, उनको सबको फॉलो करता है और ये एक्सेप्टेबल होता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी से एक्सेप्ट करती है, कोर्ट एज एविडेंस इसे एक्सेप्ट करता है। तो ये प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो थ्योरीज बनी होंगी, टाइम टू टाइम डेवलप की गई होंगी, साइंटिफिक सिस्टम बना होगा, उसको फॉलो करके ही ये पैटर्न बनाया गया डबल एंट्री सिस्टम का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, उसके इंडियन अकाउंटिंग फादर कौन है। तो ये उन्होंने जो थ्योरीज वगैरह बनाई होंगी लुका पेशियोली ने, वो साइंटिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनाई होंगी, इसलिए इसको हम साइंटिफिक सिस्टम भी बोलते हैं अकाउंटिंग का। सेकंड आता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे एग्जांपल्स दी थी, कोई आप पेन परचेज कर रहे हो या मशीनरी परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो उसमें आपको ये पता लगता है मशीनरी खरीदने के साथ साथ आपके तरफ से जा क्या रहा है, बिजनेस में आ क्या रहा है और बिजनेस से जा क्या रहा है। जो गिव एंड टेक का कंसेप्ट होता है, या तो आपके लिए डुअल एस्पेक्ट होता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो पूरी कंप्लीट जो है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का पता हमें चलता है उससे, इसलिए हम अपना जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट वे में मेंटेन करके रख सकते हैं इसको। थर्ड आता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास सारा कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा अकाउंट्स के, जर्नल एंट्री हमारे पास, उसके एविडेंस है हमारे पास, हमने ये रिकॉर्ड कर रखा है कि डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है, उससे हम लेजर बैलेंस बना पाएंगे, लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे डिफरेंट अकाउंट्स के, उनका टोटल हम नोट कर पाएंगे, डेबिट में कितनी अमाउंट है, क्रेडिट में कितनी अमाउंट है, जिसको हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। अब ट्रायल बैलेंस से हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट्स आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो इसका क्या मेन, उसके क्या है कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रहती है, हमें पता लगता रहेगा कि जर्नल एंट्री में अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, एरर्स का पता लग जाएगा, उससे लेजर में पता लग जाएगा, जर्नल में जितने हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें एक्यूरेसी आ जाएगी। लेजर में एक्यूरेसी आ गई तो हम ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करेंगे, अगर उसमें कुछ एरर आता है रिकॉर्डिंग करते टाइम, ट्रांजैक्शन अमाउंट्स में कुछ डिफरेंशिएट आता है, तो हम उसे भी डिटेक्ट कर पाएंगे, तो उससे ट्रायल बैलेंस भी एक्यूरेट हो जाएगी, जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करेंगे वो भी एक्यूरेट ही रहेंगी। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जैसे मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट का जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस रहते हैं, क्रेडिट साइड में हम इनकम या गेन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे हम कंप्लीट ट्रांजैक्शंस रहेगी तो हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास इनकम कितनी हुई है और हमारा लॉस कितना हुआ है। वो इस तरह से, जैसे कि आप एग्जांपल लो, आपने मशीनरी परचेज की थी, वो टाइम टू टाइम यूज़ कर रहे हो, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया है। डेप्रिसिएशन मैंने बताया कि एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, टाइम टू टाइम वियर एंड टीयर होना, उसमें वैल्यू का रिड्यूस होना, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा साल के एंड में, मान लो कि 1 लाख की मशीन पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो उसकी वैल्यू जो है 95,000 रहेगी। जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है, बिजनेस की वैल्यू कम होगी, उससे एक्सपेंस क्या होगा, बिजनेस का एक तरह का लॉस है। लॉस को हम P&L अकाउंट में नोट कर लेंगे। अगर कोई पुराना एसेट पड़ा होगा जिसकी वैल्यू पूरी खत्म हो गई होगी, स्क्रैप वैल्यू बची होगी, उसको हम बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। 1 लाख का एसेट हो सकता है तब 15,000 का ही बचा हो, 15,000 के एसेट को सेल किया, वो हमारी इनकम होगी, किसी न किसी तरीके से हम इनकम आई, हमारे बिजनेस में पैसा आया, तो वो हम गेन्स में या क्रेडिट साइड में नोट करते हैं P&L स्टेटमेंट की, तो वो हमारे प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई हमारी। एक तरफ डेप्रिसिएशन हमारा लॉस हो गया। तो इससे क्या है, हमारा कंप्लीट अगर रिकॉर्ड रखेंगे ट्रांजैक्शन का तो हमें पता लगता रहेगा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो
बिजनेस के प्रॉफिट लॉस मेजर कर सकते हैं हम लोग, उसकी इनकम स्टेटमेंट प्रॉपरली बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सेम उसी तरह जैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगी वैसे पोजीशन स्टेटमेंट भी बनेगी, जिसमें बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसके लेफ्ट साइड में हम लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, राइट साइड में एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। सेम वही मशीनरी वाली एग्जांपल ले लो आप अगर मशीनरी परचेज करते हो साल के एंड में, तो 1 लाख का आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि आपने मशीनरी परचेज की होगी। और एसेट के ही अकाउंट में आपने कैश पेमेंट की होगी तो आपकी कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, या आपने बैंक से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। मतलब कि एक एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक एसेट की वैल्यू हो सकता है कम हो जाए। ओवरऑल आपको इफेक्ट पता लग जाएगा कि क्या चेंज आया बिजनेस में, कितनी वैल्यू घटी, कितनी बढ़ी है। ऊपर से डेप्रिसिएशन भी आप लगाते हो मशीन में। 1 लाख की मशीन पे सपोज 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी 95,000। तो 5,000 की जो फिक्स्ड एसेट है वो कम हो गया, ऐप के एसेट कम हो गए हैं। हो सकता है आपने किसी से रॉ मटेरियल परचेज किया हो बिजनेस में, वो हो 1 लाख का, आपने 50,000 की पेमेंट कर दी हो, 50,000 की पेमेंट कुछ टाइम बाद करनी हो, तो वो क्या है क्रेडिटर्स आपके 50,000 शो हो रहे हो, लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाए। साल के एंड में आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि 50,000 की लाइबिलिटी बिजनेस पे और आगे क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे, पैसा देने वाला क्रेडिटर्स को जो आउटसाइडर्स हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे। अब हमने जैसे कोई सामान खरीदा होगा रॉ मटेरियल, तो हमने पूरी एंट्री रिकॉर्ड की होगी डबल एंट्री सिस्टम से कि हमारे पास सामान है, हमने स्टॉक खरीदा 1 लाख का, बदले में कैश पेमेंट की थी 50,000 की, 50,000 की क्रेडिटर्स बन गए, 50,000 का कर्जा बन गया जो हमें पे करना है फ्यूचर में। तो कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा ट्रांजैक्शन का, उसमें से हम तभी लाइबिलिटी साइड में नोट कर पाएंगे या रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे कि हमारी इतनी लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, इतने एसेट्स कम हो गए, डेप्रिसिएशन हुआ, मशीनरी खरीदी तो एसेट बढ़ा होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो एसेट्स लाइबिलिटीज में तभी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे हमारी बिजनेस की रियल फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल में। कंपैरेटिव स्टडी से अब पहले भी मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में, जैसे इंटर फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हो आप। अगर आपके पास डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर को 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि लास्ट ईयर में कितना रेवेन्यू हुआ था, करंट ईयर में हमें कितना रेवेन्यू हुआ है, हमारे एसेट्स कितने थे, कितने बढ़ गए हैं, या हमने नए एसेट्स फिक्स्ड एसेट कितने परचेज किए हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जो बढ़ी हैं या कम हुई हैं, हमारा जो लोन है उस पर हमने कितनी ईएमआईज पे कर दी हैं, कितना कम लोन रह गया है, या जितने भी पार्टनर्स हैं या कोई नया पार्टनर बिजनेस में आया है, फ्रेश कैपिटल लेके आया और पैसा इन्वेस्ट किया उसने बिजनेस में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कंपैरेटिव स्टडी से पता लगा सकते हैं कि क्या चेंज आया है लास्ट ईयर से इस करंट ईयर में हमारे बिजनेस में। उसके बाद आता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये भी सही है कि अगर हमारे पास पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड है, एक्यूरेट है, तो क्या यूज़र्स उससे डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस की मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले सकती है। किसी भी तरह के यूज़र्स क्या आउटसाइडर्स क्या लेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फ्यूचर में, या जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है कि नहीं, अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में देगी कि नहीं देगी, या हमें इन्वेस्टमेंट्स को अपने निकलवा लेना चाहिए या फर्दर और इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है और पार्टनर्स आने की कोशिश करेंगे, बिजनेस में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, या मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है उसमें, उनको मेन क्या मतलब रहता है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अगर उनके पास एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अच्छी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी कि हमारे रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी यूनिट्स हैं, रेंट से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके डेली लेबर को वेजेस कितनी जा रही है, मैनेजमेंट को सैलरी कितनी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने, कैरियर चार्जेस कितने लग रहे हैं, सबकी कॉस्ट की अगर हमारे पास डिटेल्स रहेंगी कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास, तो अच्छे से कंट्रोल कर सकती है, जो फालतू के चार्जेस हैं उन्हें रिड्यूस कर सकती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एंगल से सपोर्ट करती है ये इन्फॉर्मेशन। लास्ट है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप पूरी कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मैंने आपको एक बताया था कि डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट्स हमेशा इक्वल रहती हैं। अगर आप सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो उसमें एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे, या तो डेबिट या क्रेडिट का। डबल एंट्री में क्या दोनों डेबिट और क्रेडिट की रिकॉर्ड करते हो, तो ऑब्वियस अगर डेबिट और क्रेडिट की आपकी दोनों एस्पेक्ट की
डिटेल आ गई तो उसमें अमाउंट जो रहेगी सेम ही रहेगी, जितना डेबिट में उतना क्रेडिट में रहेगा। अगर नहीं है तो इससे एक तो एरर यही पता लग जाएगा कि आपने एक जगह मशीनरी खरीदी 1 लाख की बताई, कैश पेमेंट आप 90,000 की दिखा रहे हो, 1,10,000 की दिखा रहे हो, तो इसमें कोई एरर होगा, अमाउंट का एरर होगा, वो आप कैच कर सकते हो। और भी आगे बहुत टाइप के एरर होते हैं। आप कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एरर्स डिटेक्ट कर सकते हो। उससे क्या आता है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो वो उसमें कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस जो है एलिमिनेट हो जाते हैं मैक्सिमम। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस, जो नो एडवांटेजेस हमने किए हैं। इसी के साथ डबल एंट्री का लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस की। डबल एंट्री में एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में या स्पेशल जर्नल में। स्पेशल जर्नल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होते हैं। रिकॉर्ड करते हैं उन्हें एंट्री की फॉर्म में जर्नल बुक में या प्राइम बुक में। उसके बाद जो एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं उनको डिफरेंट अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, जिन्हें हम लेजर बोलते हैं। वो लेजर के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके सबका जो बैलेंस होता है टोटल, वो हम ट्रायल बैलेंस बना के उसमें नोट करते हैं। डेबिट अमाउंट एक साइड लिखते हैं पूरी, एक क्रेडिट अमाउंट एक साइड लिखते हैं पूरी। इस तरह ट्रायल बैलेंस बन जाता है हमारा। ट्रायल बैलेंस का वैसे ये फॉर्मेट होता है। ये सारे जो मैं टॉपिक अभी सिर्फ ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये सिंगल टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए मैं अभी ओवर दे रहा हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे रहेगी आपकी डेट रहेगी, यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर, यहाँ अकाउंट का नाम रहेगा, यहाँ पे रहेगा डेबिट अमाउंट, यहाँ पे रहेगी क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे क्या लगना है कि जैसे आपने कोई अकाउंट बनाया होगा, कैश अकाउंट बनाया होगा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाया होगा, यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाया होगा। जितने भी डिफरेंट अकाउंट बने होंगे उनकी जो अमाउंट होगी कुछ डेबिट में होगी, डेबिट में आ जाएगी, क्रेडिट में होगी, क्रेडिट में आ जाएगी, या कुछ डेबिट में होगी, डेबिट में आ जाएगी। एंड में जब आप सब अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लोगे तो उनका जो टोटल किया जाएगा बैलेंस का, टोटल में क्या दोनों की अमाउंट जो है सेम आएगी। अगर इस तरफ 10,000 रुपये आने हैं तो इस तरफ भी 10,000 रुपये ही आएंगे, दोनों का बैलेंस मैच करेगा। तो ये ट्रायल बैलेंस है। इसको डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग आता है जिसमें लेजर और ट्रायल बैलेंस भी बनता है। लास्ट में क्या क्लोजिंग बुक्स बनती है। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस बन गया तो उसके बाद क्लोजिंग बुक्स में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि बिजनेस में कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश आ कितना रहा है, बिजनेस से जा कितना रहा है। तो ये थी इसकी स्टेजेस। इसी के साथ हमारा डबल एंट्री सिस्टम टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो हमारे पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। वो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसको जाना जो है सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। लास्ट टॉपिक में जैसे हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हम पूरी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट रिकॉर्ड में लिखते हैं कि उसके दोनों एस्पेक्ट लिखेंगे। अगर बदले में हमारे पास कुछ आ रहा है तो उसके बदले में हमने कुछ पे किया होगा, हमने कुछ खरीदा है तो उसकी कोई वैल्यू होगी, हमने उसे पे किया होगा। मैंने पेन की एग्जांपल दी थी। अगर हम शॉप पे जाते हैं तो 5 रुपये का पेन खरीदते हैं, मतलब उसकी वैल्यू 5 रुपये है, उसके बदले में 5 रुपये पे करते हैं हम लोग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, ट्रांजैक्शन तो वैसे ही हुई होगी। सिंगल एंट्री सिस्टम में भी आप पेन लेने जाते हो, पेन खरीदते हो, शॉपकीपर क्या करता है पेन देता है, बदले में आप पैसे देते हो। ट्रांजैक्शन तो वहाँ भी वैसे ही है। डिफरेंस कहाँ जाता है, रिकॉर्ड करने में। आप सिंगल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड कैसे करते हो। रिकॉर्ड करने से पहले, सिंगल एंट्री को जानने से पहले हम सिंगल एंट्री को एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिंगल एंट्री में होता क्या है। सिंगल एंट्री में एक शॉपकीपर होता है। सबसे पहले तो ये एक छोटा मोटा कोई शॉपकीपर हो गया, छोटे मोटे बिजनेस हो गए, वही सिंगल एंट्री सिस्टम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है वो एक्सपेंसिव है, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है, जिसके थोड़ा जो इन सब चीज़ों को लेंदी और एक्सपेंसिव बना देता है। इसीलिए जो छोटे शॉपकीपर होंगे वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसीलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम को प्रेफर करते हैं। अब मैं बताता हूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए ही नहीं होती है। वो इस तरह, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, कोई सामान खरीदते हो, आप राशन खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, तो वो क्या करेगा, आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो वो उस पर डेट लिख देगा। जैसे आज 2 अप्रैल है, सपोज करो 2 अप्रैल है आज, आपने कोई चीज़ खरीदी होगी, साल लिख देगा 2 अप्रैल 2023।
100 रुपये का सामान बेचा उसने उसने सामान बेचा तो उसके लिए रेवेन्यू हो गया क्योंकि उसके पास पैसे आए हैं, उसने कुछ भेजा। तो उसमें सिंपल लिख लेगा 100 रुपये रेवेन्यू, कैश ट्रांजैक्शन को लिखना होगा। तो और दूसरी बात, अगर कोई और जाता उसके पास पेन लेने जाता 5 रुपये का, 5 रुपये का पेन लेने के लिए वो उस ट्रांजैक्शन को नोट ही नहीं करेगा क्योंकि उस पर इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 5 रुपये के लिए वो पेन उठाए अपने नोटबुक पे नोट करे कि मैंने 5 रुपये का पेन बेचा है, वो मोटी मोटा हिसाब रखेगा कि जिससे उसके बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है ट्रांजैक्शन से, जो उसके लिए मैटर रखती हैं। छोटी मोटी को तो वैसे भी नहीं नोट करेगा डेली बेसिस पे, क्योंकि हो सकता है कोई 5 रुपये की चीज़ लेने आया, कोई 10 रुपये की चीज़ लेने आया हो, कोई 2 रुपये की ही चीज़ लेने आया हो, कोई 100 रुपये की लेने आया हो, कोई 1000 रुपये का। ऐसे अगर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शंस लिखने लग गया तो उसको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी पड़ेगी कि दिन भर में इतनी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, तो वो उसके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए क्या करता है वो मेन जो मोटा मोटा हिसाब रहता है सिर्फ वही नोट करता है। रेवेन्यू हो गया, हो सकता है उसने बिजनेस में से रेंट पे किया हो, एंड में हो सकता है उसने 30 अप्रैल को एक रेंट दिया हो, 30 अप्रैल 2023 को दुकान शॉपकीपर ने रेंट दिया अपनी शॉप का, वो था 5,000 रुपये। वो उसको एक्सपेंसेस लिख लेगा कि 5,000 का उसने रेंट पे किया। इसके अलावा वो कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखता है, क्या करता है, ये जानने से पहले हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे। अभी तक तो सिर्फ इतना समझो कि इस तरह वो ट्रांजैक्शंस नोट करता होगा। पहले 100 रुपये की लिख ली उसने, कुछ सामान बेचा होगा, हो सकता है कि 5,000 का एक्सपेंसेस हुआ, उसने रेंट पे किया हो मंथ के एंड पे, तो वो उसने नोट कर लिया। अब हम आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पे। ये इनएक्यूरेट है, इनकरेक्ट है, अनसिस्टमेटिक है। इनएक्यूरेट कैसी है, उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट नोट कर रहे हैं हम लोग कि 100 रुपये का सामान बेचा है। हमारे पास 100 रुपये है, ये नहीं पता लगेगा उसमें कौन सा सामान बेचा है, क्या क्या बेचा है, क्या नहीं रहेगा। जब हम स्टॉक की पूरी वैल्यूएशन करेंगे उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा, इनएक्यूरेसी रहेगी कि कौन सा स्टॉक कितना बेचा गया, कितना नहीं बेचा गया। तो इसमें कुछ कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, पता नहीं लग पाएगा कि हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, कितना कौन सी आइटम कितनी खर्च हो गई या कितनी सेल कर दी हमने। इनकरेक्ट इसलिए है कि एक ही एस्पेक्ट नोट होगा। सपोज करो कि हमने अगर गलती से भी यहाँ पे 1,000 रुपये का सामान बेचा है, गलती से 100 नोट कर दिया हो। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होगा कि हो सकता है उसमें हमने अगर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट में 100 दिखा दिया है, दूसरी जगह क्रेडिट में 1,000 था और रियल की अमाउंट जो 1,000 की बेची थी, हम उसमें पता लगा लेंगे कि हमारा जो स्टॉक था 1,000 का कम हुआ था, लेकिन अमाउंट में जो 100 लिखा है उसको 900 से बढ़ाएंगे तो बराबर हो जाएगा, एरर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इनकरेक्ट हो गया, अगर उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे कि एरर आया कहाँ से, कौन से डे की ट्रांजेक्शन में कितना स्टॉक आउट हुआ था, कितना इन हुआ था। अगर 100 रुपये हमारे पास आए हैं, हमने 1,000 रुपये का स्टॉक बेचा होगा, लेकिन हमने स्टॉक की तो एंट्री लिखी ही नहीं, सिर्फ हमने रेवेन्यू लिख दिया कि 100 रुपये का सामान बेचा हमने, तो इससे हमें पता ही लगेगा, इनएक्यूरेट रहेगा। अनसिस्टमेटिक है कि ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या इंडिया के कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो उन्होंने रूल्स फ्रेम किए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग है ही नहीं है। तो ये अनसिस्टमेटिक भी है, पूरा रिकॉर्ड ही नहीं रखता किसी चीज़ का। उसके बाद है नॉट एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटीज़। अब कोई रूल फॉलो ही नहीं करता है तो कोई अथॉरिटीज़ इसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, ना इनकम टैक्स एक्सेप्ट करेगा, ना जीएसटी काउंसिल एक्सेप्ट करेगी, ना कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बना तो कोर्ट एज एविडेंस भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा ये अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यही है कि डुअल एस्पेक्ट में, डबल एंट्री सिस्टम में हम पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं कि कोई अमाउंट कितनी डेबिट हो रही है, कितनी क्रेडिट हो रही है। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले में हमने पे क्या किया है, गिव एंड टेक का कंसेप्ट रहता है, कितना आ रहा है बिजनेस में, कितना जा रहा है। जैसे मशीनरी हमने परचेज की थी 1 लाख की, अगर 1 लाख की मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में 1 लाख की चेक पेमेंट कर रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास हिसाब किताब रहता है कि हमने कुछ दिया होगा मशीनरी खरीदने के लिए, कुछ वैल्यू पे की होगी, तो सारा हिसाब रहता है। हिसाब इसमें भी रहता ही है कि हमने क्या कुछ खरीदा तो उसके बदले में पे किया होगा। लेकिन जब रिकॉर्ड करने की बात आती है तो हम सिंगल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते हैं कि हमने मशीनरी खरीदी, एसेट परचेज किया, या हमने रेंट पे किया 5,000 का। बस ये हम लोग ये ट्रांजैक्शन को आधा रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लेजर अकाउंट ही नहीं प्रिपेयर कर सकते। अगर आपकी एंट्री नहीं कंप्लीट है ना, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम पे बना रहे हो तो आप लेजर तक नहीं बना पाओगे। लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूर की बात है, बनेगी ही नहीं। तो रिकॉर्ड ही नहीं रख सकते आपकी उन सिंगल एंट्री सिस्टम से। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ ओनली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलते हैं, जो
वो कैश ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस के हिसाब से। वो अपनी नोटबुक में बस ये हिसाब रखते हैं, हमें किसी को पैसे पे करने हैं वो कितने करने हैं उसका हिसाब रखते हैं, अगर किसी से लेने हैं तो उसका हिसाब रखते हैं। अब कभी भी किसी शॉपकीपर के पास जाओ, कुछ राशन लेने जाओ तो आप कई बार क्रेडिट पे परचेज करते हो, उधार पे परचेज करते हो, कुछ जान पहचान कोई नोन का होता होगा, तो वो क्या करता है, कैश अगर कुछ सामान लेने आ रहा है, 5,000 का कैश का सामान लिया, वो रिकॉर्ड करे ना करे, आपके 500 रुपये, आपके 100 रुपये का उधार का सामान है ना, वो जरूर नोट करेगा कि मैंने फ्यूचर में इससे पेमेंट लेनी है। तो ये हमारे डेटर हो जाते हैं कि हमने किसी को 100 रुपये का सामान बेचा था, उससे हमने पैसे लेने हैं। तो और क्या हो गया, कोई हमने परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल स्टॉक परचेज किया होगा शॉप में, 5,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। अब हमें क्या है, हम नोटबुक में उसका हिसाब रखेंगे जरूर कि हमने इसको 5,000 पे करना, ताकि हमें याद रहे फ्यूचर में हमें सिर्फ 5,000 ही पे करना है। ये ना हो कि कल को वो बोले कि तुमने 8,000 का सामान खरीदा था, 8,000 ही पे करना पड़ेगा। नो डाउट कि बैलेंस इनवॉइस वगैरह तो रहेगा हमारे पास, बिल्स तो रहेंगे दिखाने के लिए। अगर बाई चांस नहीं रहते हमारे पास बिल्स वगैरह, तो हमारे पास नोट भी रहेगा, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें कितना पे करना उसको। तो अगर 5,000 का क्रेडिटर्स है, 5,000 उसको पे करना होगा, वो हमारी लाइबिलिटी रहेगी। क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी रहती है। तो ये क्या, डेटर्स और क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शंस ही नोट करते हैं। मेनली इनका पर्पस यही होता है कि हमारा बिजनेस में ये हिसाब रहे कि हमें किसी से पैसा लेना है, उसको रिकॉर्ड करके रखे कितना लेना है, और किसी को अगर देना है तो कितना पैसा देना है। अब ये हिसाब किताब रिकॉर्ड करने के लिए जो मैंने बताया, ये सिंपल सी कोई अपनी नोटबुक होगी, डायरी होगी, उस पर लिख लेगा। अगर ये नहीं भी फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तो उसने सिंपल ही लिख लिया होगा कि मेरे पास इस तारीख को 1 अप्रैल को मैंने 5,000 की पेमेंट की थी, रेंट दिया था। उसके बाद लिख लेगा मैंने किसी को 5 अप्रैल को 2,000 का सामान बेचा था, क्रेडिट पे राशन बेचा था। उसकी पूरी डिटेल लिख देगा, किस पार्टी को नाम लिख लेगा उसका, मिस्टर श्याम को बेचा होगा, उसको कितना सामान बेचा होगा, किस डेट को बेचा होगा, हो सकता है उसका एड्रेस भी नोट करेगा, नोन रहता तो कुछ भी रहता तो। उसके बाद लिख देगा 7 अप्रैल को किसी से उसने रॉ मटेरियल खरीदा है 10,000 का, तो वो लिख लेगा कि इसको ये भी क्रेडिटर्स है, क्रेडिट पे परचेज किया होगा, तो ये हमारा डेटर होगा, उसने उधार पे सामान लिया, इससे हमने पैसे लेने हैं। नीचे वाला क्या, क्रेडिटर हो गया, इसको हमने पैसा देना है नीचे वाले को, ये हमने क्रेडिटर पे खरीदा है, तो इससे हमने 7 अप्रैल को सामान खरीदा होगा 10,000 का, उसको पेमेंट करनी है, जिसको हमने पैसा देना वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो इस तरह भी रिकॉर्ड रख सकता है, उसका कोई प्रॉपर वो नहीं है। अब इससे तो ये पता लग ही गया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए कोई प्रोफेशनलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए एक लिमिट तक का, कि पेन से आप लिख सको, सबके नाम लिख सकते हो, अमाउंट लिख सको, नोट कर सको आप कि मेरे को इतना हिसाब रखना है बिजनेस में, मोटा मोटा ये सब मेंटेन करके रखना है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, अथॉरिटीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट करती। अब इनकम टैक्स वाले आएंगे, रिटर्न फाइल करनी होगी आपको, तो आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए सब प्रूफ देना पड़ेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नहीं मेंटेन करेंगे, सपोज करो आपकी इनकम टैक्स वाले आप चेकिंग के लिए आते हैं, कुछ रेड पड़ती है, कुछ भी होता है, तो बोलते हैं कि अपने अकाउंट्स दिखाओ, पूरे अपनी स्टेटमेंट्स दिखाओ। आप ये उठा के दिखाओगे तो वो बोलेंगे इनके प्रूफ दो, इनवॉइस दो। जितने आपके पास इनवॉइस होंगे, बिल्स होंगे, उतने तो ट्रांजैक्शंस वो वेरीफाई कर लेंगे। जिनके आपके पास बिल्स होंगे, जो आपने क्रेडिट पे सामान बेचा, उसका कोई इनवॉइस ही नहीं इशू किया, कुछ बिल नहीं किया, कुछ ये नहीं किया, पेमेंट का नहीं दिखाया, कैश में ये या ट्रांसफ़र हुआ है या कैसे भी पे हुआ है, कितनी अमाउंट थी। हो सकता है आपने अमाउंट 2,000 की बेची हो, आपने नोट किया हो 1,000 नोट किया हो, 1,000 रुपये की हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई हो, या कुछ भी हो गया हो, आप कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं बता सकते। आप एसेट्स की वैल्यू नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपकी अपनी प्रॉपर अपनी शॉप है, उस आपने खरीदी हो 10 लाख की, उसकी बुक वैल्यू में 10 लाख हो, आप उसमें पिछले 5 साल में कितना चेंज आया, आपने वो चेंज नहीं शो किया है, कुछ भी नहीं चेंज किया है। कोई एसेट होगा, कंप्यूटर होगा अपनी दुकान में, आपने सारा हिसाब किताब रखने के लिए मेंटेन किया, या किसी और पर्पस के लिए मेंटेन किया, और फिक्स्ड एसेट है कुछ भी दुकान के लिए, तो उसकी जो वैल्यू, उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगता होगा छोटा मोटा, तो वो डेप्रिसिएशन तो आप दुकानदार वैसे भी नहीं रिकॉर्ड करेगा, कुछ रखेगा ही नहीं उसको। तो वो क्या है, जब इनकम टैक्स अथॉरिटी आएगी, छोटी छोटी चीज़ें वेरीफाई करेगी, उसे कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा कि आपने जो मेंटेन किया है बिजनेस में, वो रूल्स को फॉलो करते हुए किया, उसके पूरे प्रॉपर प्रूफ ही नहीं मिलेंगे। तो सारा सीज कर लेगी, जितना भी सामान होगा, जो भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो इसलिए क्या है कि
ये जो है अथॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पूरा एविडेंस नहीं मिल पाता, प्रूफ नहीं मिल पाता कि जो अब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिले हैं वो एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है या नहीं, इनका प्रूफ क्या है आपके पास। तो सिंगल एंट्री का सबसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम को जो है वो डिफेक्टिव डबल एंट्री भी बोला जाता है। डिफेक्टिव डबल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट होता है, कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड होती है। इसमें क्या, इसमें हाफ ही एंट्री रिकॉर्ड होती है। या तो हम एक्सपेंसेस दिखा देंगे ट्रांजैक्शन को, या रेवेन्यू दिखा देंगे ट्रांजैक्शन को, या तो फिर डेबिटर्स दिखा देंगे, या तो क्रेडिटर्स दिखा देंगे। हम पूरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन से अगर दो चीज़ों पे, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट पे फ़र्क पड़ रहा है तो हम दोनों दिखा ही नहीं पाएंगे। एक ही अकाउंट शो कर रहे हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था, मशीनरी और कैश दोनों अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो आपने हो सकता है सिर्फ कैश अकाउंट दिखाया हो, नोट किया हो, या मशीनरी अकाउंट रिकॉर्ड किया हो, तो वो क्या डिफेक्टिव सिस्टम है कि आप आधा ही रिकॉर्ड कर पा रहे हो, आधा ही शो कर पा रहे हो, प्रॉपर दिखा ही नहीं पा रहे हो। ये ज़्यादातर मेथड स्मॉल बिजनेस अडॉप्ट करते हैं कि क्योंकि इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के लिए प्रोफेशनल हायर करें। अब सपोज करो कि किसी के कोई बिजनेस है, वो उसकी जो साल की मंथली टर्नओवर होती है, जो रेवेन्यू आता है उसके पास बिजनेस में, वो आता 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये में वो 5,000 का रेंट दे रहा दुकान का, और वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसका 25,000 रुपये का रॉ मटेरियल आया होगा, वो 5,000 का वो रेंट पे कर रहा है दुकान का, और रॉ मटेरियल जो आया होगा वो उसके पास 25,000 का आया होगा। ये हो गया 25,000, 30,000 ये हो गया। अब सोचो उसके पास 30,000 जो बचता होगा, उसके ऊपर छोटे मोटे एक्सपेंसेस अलग से हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, ये तो अभी काउंट ही नहीं किया, वाटर बिल्स हो गए, कैरियज हो गए, ये सब। अगर ये सब आप 5,000 भी लगा लो, टोटल कितना हो गया, 35,000 रुपये। अब 60,000 में से टोटल 35,000 तो उसके एक्सपेंसेस में चले जा रहे हैं इसी में। पीछे कितना बचता है उसके पास, 25,000। अब वो 25,000 का प्रॉफिट है जो वो अपनी इनकम में यूज़ करे, अपना बिजनेस ग्रो करने में लगाए, सरवाइव करने में लगाए, अपने पर्सनल जो खर्चे होंगे उसमें करे, या फिर इसके लिए भी अगर डबल एंट्री सिस्टम अडोप्ट करता है, कोई प्रोफेशनल हायर करेगा। ज़्यादा नहीं तो अकाउंटेंट भी कोई हायर कर रहा है अपनी दुकान के लिए, मिनिमम 10,000 के लिए भी हायर कर रहा वो। उसके बाद क्या है कि उसको मेंटेन करने के लिए अगर प्रॉपर नोटबुक्स लगा रहा है, या कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा उसको लिए, कंप्यूटर के इंटरनेट के चार्जेस होंगे जिसपे एंट्रीज रिकॉर्ड करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि आजकल सारी एंट्रीज जो है वो कंप्यूटर पे ही चलती हैं, मतलब कंप्यूटर में ही सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है। क्योंकि नोटबुक्स में मेंटेन करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, वो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे संभाल के नहीं रख सकते रिकॉर्ड को, कुछ इधर उधर हो जाए। कंप्यूटर में क्या है, कुछ रहेगा तो रिकवर हो सकता है आपका डाटा। अब जब मर्जी इंफॉर्मेशन, जितनी मर्जी चाहे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको बहुत सारी बुक्स नोटबुक्स बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हो सकता है कि उसने इसके लिए कंप्यूटर खरीदा, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा हो 3500 रुपये की, या कुछ भी दे रहा हो, इंटरनेट लगवाया, उसका मंथली चार्जेस हो 1,500 रुपये के उसके, तो ये क्या होगा, 15,000 तो ये हो गया। अब उसके पास क्या है, 60,000 के रेवेन्यू में सिर्फ 10,000 बचेगा। 10,000 में क्या बिजनेस ग्रो करेगा, क्या सरवाइव करेगा। 10,000 में तो कहीं किसी दुकान पे लग जाए, खुद ही शॉप पे लग जाए, नौकर लग जाए, तो वैसे उसको 10,000 रुपये मिल जाए किसी बड़ी शॉप पे। अब ये तो छोटा मोटा बिजनेस, थोड़ा और बिजनेस बड़ा हो, 60,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है उसको, कोई हेल्पर रखा उसने, एक आधा लड़का रखा हो दुकान पे सब मेंटेन करने के लिए, अगर उसको भी 6,000 ही दे रहा है, कम से कम 6,000 दे रहा है, तो इसमें तो उसको बिल्कुल ही 4,000 बचेगा। अब 60,000 के रेवेन्यू में सिर्फ 4,000 ही बचेगा, तो कोई बिजनेस ही क्यों करेगा। तो इसीलिए फिर ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम में है, डबल एंट्री सिस्टम लोग इसलिए नहीं फॉलो करते छोटे मोटे बिजनेस में, कि थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है उनके लिए, हेक्टिक रहता है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज वाले इंसान को हायर करना पड़ता है, उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ों को देखते देखते क्या करते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट रहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करें। इसमें जैसे रेवेन्यू की एग्जांपल दे दी थी मैंने, कुछ सामान बेचा हो, उसने नोट कर लिया 100 रुपये का, तो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो तो नोट भी नहीं करते, वो मेमोराइज कर लेते हैं कि हाँ मैंने इसको कुछ 5 रुपये का पेन बेचा है, इसको 10 रुपये का पेन बेचा है। जब इनकम टैक्स अथॉरिटी वही चेकिंग के लिए आती है, तो उसका तो तब तो उनको याद भी नहीं रहता होगा कि हमने क्या, जो कुछ सामान बेचा उसका रिकॉर्डिंग रखा, तो उस टाइम पर उसको याद ही नहीं रहता। ये सब एसेट्स का नहीं याद रहता, जो याद देना, हिसाब देना पड़ता है, एसेट्स कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं,
दूसरी बात, डेटर्स क्रेडिटर्स की मैंने एग्जांपल दी थी। अगर कोई डेटर्स होगा उसका अलग से लिख लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस से नहीं लिख रहे हैं तो उसका क्या कर लेंगे, डेटर्स का अकाउंट बना के लिख लेंगे। कोई डेटर्स है, इससे हमने पैसे लेने हैं, इसको लिख लेंगे 10,000 रुपये लेना है हमने इनसे। ऐसे क्रेडिटर्स का लिख लेंगे कि इसको हमने 10,000 रुपये देना है हिसाब में, कि इससे हमने सामान खरीदा तो 10,000 रुपये का, ये हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स को हमने पे करना है। तो इस तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम काम करता है। उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम इसीलिए फॉलो करते हैं। अब यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में मेजर डिफरेंस क्या है। इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में क्या रहेगा कि आपकी जितने भी डिफरेंट टर्म्स रहेंगी जो हमने अभी तक लेक्चर में पढ़ी, हो सकता है आपको उस टर्म का मीनिंग भी ना पता हो, इसमें भी मैंने बताई, जैसे डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये सारी टर्म्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इंसॉल्वेंसी, और भी डिफरेंट टर्म्स है। ट्रांजैक्शन से डिटेल में पूरी बताऊंगा, होती क्या, एंट्री क्या होती है, इवेंट क्या होता है, ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी टर्म्स ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स पूरी अकाउंटिंग में टाइम टू टाइम यूज होती रहेंगी। एसेट लायबिलिटी, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये तो आपके चलते जाएंगे। सारी जो न्यूमेरिकल्स है सारे इसी पे बेस्ड होंगे, एडजस्टमेंट सारी इसी पे बेस्ड होंगी। तो जो ये जो टॉपिक था, ये चैप्टर था, ये जो बेस था हमारा अकाउंटिंग का, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारे प्रैक्टिकल के लिए बेस का काम करेगा, हमारी नॉलेज के लिए, अकाउंटिंग नॉलेज के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे चैप्टर जो आते जाएंगे, जैसे जैसे हमने टर्म्स किए हैं उसके जुड़े होंगे कहीं ना कहीं जितने भी चैप्टर्स हैं। तो आपको ये करना है कि जो टाइम टू टाइम आप सिलेबस कर रहे हो, जो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, सो टाइम टू टाइम रिवाइज करिए आप। जो आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे रिवाइज करिए आप। उसमें जैसे मैंने समझाया पूरी डिटेल में, नोट्स भी पूरी फुल डिटेल में, ये नहीं कि हमने कोई टॉपिक समझाया उसमें एक लाइन में क्लैरिफाई कर दिया, बस इतने हैंडमेड नोट्स हैं, इतने समझा दिया, बाकी आप लेक्चर देखिए समझ लो। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे समझा रहा हूँ उतनी ही डिटेल में नोट्स में भी लिखा हुआ, ताकि आप जब एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, आपके एग्जाम्स आते हैं, तो आप उनसे रिवाइज कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कोई नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं को रेफर कर सकते हो। इस तरीके से नोट डिज़ाइन किए गए हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं की गई है। और लोगों में मिथ ये रहता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स में अगर वो फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई होगी। तो पेड होगा उसमें अच्छे से सब मेंटेन किया हो गया, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन फ्री प्रोवाइड करना हम इसीलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अच्छे से रिवाइज कर सकें। कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है हम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ भी फीस डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर कहीं ट्यूशन भी जाते होंगे, वहाँ पे नहीं समझ आता होगा, वो ऊपर से यूट्यूब देखने के लिए इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, मोबाइल के इंटरनेट पैक डलवाते हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं। जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो आपका और बजट क्यों बढ़ाना। इसीलिए हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी मटेरियल। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए, और आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपना पहला चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।